देखिए, अब गुड इवनिंग, एल्ला क्लासेस में आपका स्वागत है। और अभी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी, गलती से पहले क्लास में हमने जो है वर्ल्ड हिस्ट्री बोल दिया था, लेकिन इंटेंशन हमारा ऐसा नहीं था, दिमाग पे उतर गया। मैं बोलना चाहता था वर्ल्ड ज्योग्राफी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर फर्स्ट मैंने कंप्लीट किया है, और लेक्चर नंबर सेकंड अब से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। RO UPPCS में हमारा जो कंटेंट है वो उपयोगी है, आप इसको रिवीजन के रूप में ले सकते हैं, आप इसको रिवीजन के रूप में ले सकते हैं। और अभी हम स्टार्ट करते हैं जलमंडल के रूप में, कि जलमंडल क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, तो अब देखेंगे हमारा पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी पे 71% जल है। कितना परसेंट है? 71% पूरा जल है, और 2% पानी उसमें पीने योग्य है। अब आप सोचो, 71% जो जल है जिसमें से हम 2% पीने योग्य है, और जो पीने योग्य है वो हिमनद से पानी हमको मिलते हैं, नदी से पानी मिलते हैं, और भूमिगत जल से मिलते हैं। कहाँ कहाँ से मिलेंगे? एक तो आपको हिमनद से मिलेगा, एक आपको नदी से मिलेगा, एक भूमिगत जल से मिलेगा। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में हमारी पृथ्वी बटी हुई है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है 61% जल आपको देखने को मिलेगा, और दक्षिणी गोलार्ध में हम कितना प्रतिशत दिखेंगे बाबू? 80%। कितना प्रतिशत? 80% हमको जल देखने को मिलेगा। एवरेज यदि पृथ्वी पे जल की बात करें तो 71% आता है। एवरेज कितना आता है बाबू? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध मिला करके एवरेज पृथ्वी पर पूछे तो 71% क्या है बाबू? जल है। एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। एक फैदम बराबर क्या होता है? 6 फीट। और फैदम से समुद्र की गहराई मापी जाती है, ध्यान रखना। दूरी बराबर होता है नॉटिकल मील। समुद्र की यदि दूरी हमें मापना है तो हम नॉटिकल मील में मापते हैं। क्या किस में मापते हैं बाबू? तो नॉटिकल मील में मापते हैं। एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर। 1.852 किलोमीटर। 1 नॉटिकल बराबर, जब भी कोई पूछे तो 1.852 किलोमीटर होता है। एक मशीन होती है जिसका नाम सोनार होता है। सोनार का हम फुल फॉर्म बोलेंगे साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का हम फुल फॉर्म क्या बोलेंगे बाबू? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है। समुद्र के अंदर चलने वाले मिसाइल को हम टारपीडो कहते हैं। जो मिसाइल समुद्र के अंदर चलती है, क्योंकि समुद्र होता है, समुद्र के अंदर जब कोई मिसाइल चलेगी उसको हम टारपीडो कहेंगे। क्या कहेंगे? टारपीडो कहेंगे। समुद्र में पानी का उठना, जब समुद्र के लेवल से, एक लेवल होता है ना समुद्र का, उसके लेवल से पानी जब ऊपर उठता है, पानी जब ऊपर उठेगा तो हम क्या बोलेंगे बाबू? ज्वार बोलेंगे। और जब लेवल से नीचे जाता है पानी तो क्या बोलेंगे? हम भाटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भाटा। एक एवरेज लेवल होता है, समुद्र का भी एक एवरेज लेवल होता है। उससे ऊपर गया तो ज्वार, और नीचे आया तो भाटा बोलते हैं। ठीक है। जब सामान्य ज्वार कब आता है? कि जब थोड़ा सा पानी उठता है तो सामान्य ज्वार होता है। जब ज्वार मतलब पानी बहुत ज़्यादा उठता है, अति ऊपर तक जाता है, उसको हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? बृहद ज्वार। और उसके बाद में जब समुद्र के लेवल से बहुत नीचे पानी बैठ जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? भाटा। क्या बोलते हैं? क्या बोल देते हैं बाबू? भाटा। तो जहाँ पे जब जो ज्वार आता है तो मछली मारने के लिए या तैरने के लिए अच्छा होता है। तो ज्वार जब आएगा तो आप आराम से चले जाएंगे जो है, और मछली मारने के लिए, तैरने के लिए। तो ज्वार आता है तो वो उसके लिए अच्छा होता है। अब हमको क्या करना है कि ज्वार और भाटा आता कैसे है, क्या कारण है आने का, ये भी तो जानना है। तो एक हमारा सूर्य है, और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण होता है। सूर्य का क्या होता है? एक गुरुत्वाकर्षण होता है। चंद्रमा का सबसे महत्वपूर्ण गुरुत्वाकर्षण होता है। कोई पूछे कि ज्वार भाटा आने के लिए किसका महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण गुरुत्वाकर्षण मिलेगा, तो चंद्रमा का मिलेगा। किसका मिलेगा सर? चंद्रमा का मिलेगा। और पृथ्वी की एक कोरियालिस बल है। कोरियालिस बल का एक फेरल का नियम काम करता है कोरियालिस बल के लिए, कि राइट साइड में जो भी घूमेगा, राइट में जो नॉर्थ में जो है
और राइट घूमेगा, और साउथ में हमें लेफ्ट घूमना है। ठीक है, तो ये एक फेरल का नियम होता है। और एक सूर्य का गुरुत्वाकर्षण तो बता ही दिए, एक अपकेंद्रीय बल होता है, एक अपकेंद्रीय बल होता है। तो गुरुत्वाकर्षण तो कोई पूछे कि ज्वार भाटा आने के लिए कौन कौन से बल काम कर रहे हैं, तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल तो है ही, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल भी है जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपकेंद्रीय बल भी है, पृथ्वी का कोरियालिस बल भी है। अब बृहद ज्वार, जब किसी चीज कोई चीज बड़ा होता है तो ज्यादा पानी, जब अधिक पानी खींचेगा उसको हम क्या बोलेंगे बाबू, बृहद ज्वार बोलेंगे। और कम पानी खींचेगा तो क्या बोलेंगे हम, उसको लघु ज्वार। लघु ज्वार को इंग्लिश में बोलते हैं नूप टाइड। क्या होता है, नूप टाइड। तो लघु ज्वार कब आएगा, जब पानी कम खींचेगा। अब मैथ के भाषा में एक होता है 180 डिग्री, एक होता है 90 डिग्री। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य ले लो, पृथ्वी ले लो, यहाँ पे सूर्य ले लो, यहाँ पे पृथ्वी ले लो, यहाँ पे चंद्रमा ले लो। देखो कैसे, तो छोड़ो ऐसे ही देख लो, सूर्य ले लो, पृथ्वी ले लो, चंद्रमा जब एक सीधे में हो, 180 डिग्री पर हो, तब जो है बृहद ज्वार आएगा। कौन सा ज्वार आएगा बाबू, बृहद ज्वार आएगा। और जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी 90 डिग्री का कोण बना रहे हो, तीनों कितने डिग्री का बाबू, 90 डिग्री का कोण बना रहे हो, तब हम क्या कहते हैं उसमें, हम क्या बोलेंगे उसको, हम उसको जो है बोलेंगे कि लघु ज्वार आएगा। क्या आएगा बाबू, लघु ज्वार आएगा। आगे हम देखते हैं कि 24 घंटे में ज्वार भाटा आता है, क्योंकि 24 घंटा में एक बार पृथ्वी घूम जाती है। ठीक है, 24 घंटे में 2 बार ज्वार भाटा आता है, क्योंकि पृथ्वी एक 24 घंटा में जो है एक बार घूम जाती है। 24 घंटे में 2 बृहद ज्वार आते हैं। तो कोई पूछ ले कि 24 घंटे में कितने बृहद ज्वार आएंगे, 2 बृहद ज्वार आते हैं। अब आगे हम थोड़ा सा पढ़ने जा रहे हैं एक उच्चावच के बारे में। उच्चावच को इंग्लिश में बोलते हैं रिलीफ, उबड़ खाबड़ आकृति। उच्चावच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू, रिलीफ, उबड़ खाबड़ आकृति। इसमें हम आपको देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिलीफ, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिलीफ और थर्ड ऑर्डर ऑफ रिलीफ। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिलीफ में क्या हमको देखने को मिलेगा, तो उसे देखते हैं हम। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिलीफ में महाद्वीप मिलेंगे और महासागर मिलेंगे। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिलीफ में क्या देखने को मिलेगा सर, तो एक महाद्वीप देखने को मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, महासागर देखने को मिलेगा। सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिलीफ में क्या मिलेगा, मैदान, पठार, पर्वत, मरुस्थल, 4 चीज। एक मैदान मिलेगा, पठार मिलेगा, पर्वत मिलेगा, मरुस्थल। सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिलीफ में मैदान मिलेगा, ठीक है, पठार मिलेगा, ठीक है, पर्वत मिलेगा और मरुस्थल मिलेगा। और थर्ड ऑर्डर ऑफ रिलीफ में अपर्दन होता है और निक्षेपण होता है। तो क्या होता है बाबू, एक तो अपर्दन होता है, एक निक्षेपण होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो महाद्वीप महासागर में पानी का निकलना होता है, क्या क्या चीज़ें होती है उसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। तो बोर्ड पे देखो, हम देखते हैं कि एक तो यहाँ पे देखो ऑर्डर ऑफ रिलीफ के बारे में, उच्चावच के बारे में देखो, उबड़ खाबड़ जमीनी है। तो ये जब जो वी आकार का बनाएगा क्षेत्र, वी आकार का, उसे हम क्या बोलेंगे बाबू, क्रीक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, क्रीक बोल देंगे। और जब ऐसे जो है ऐसे छतरी की तरह बनेगा तो खाड़ी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, खाड़ी बन जाएगा। और छतरी की तरह ही बने, मतलब थोड़ा सा ऊपर यू आकार का बन जाए ऐसे पूरा, तो ये स्पीड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये स्पीड है, हाँ, कचरा वचरा है। क्या है बाबू, कचरा है। तो यहाँ पे देखो कचड़े लाइन से जमा होते हैं। लास्ट में देखो क्या हो रहा है, समुद्र में कचड़े लाइन से आराम से ले जाके जमा हो जा रहे हैं। लास्ट में जमा हो जा रहे हैं ना कचरे लाइन से। देखो यहाँ पे सिल्ट, बालू, गादे सब जमा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बाबू, बालू, गादे सब जो है अब जमा हो जाएंगे। अब हमको दूसरी चीजें देखने को चाहिए। दूसरी चीजें हम क्या देखेंगे, समुद्र का तल। समुद्र का ऊपर को हम तल बोलते हैं, नीचे को नितल बोलते हैं। अब थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं हम बोर्ड पे। तो देखो ये देखो हमारा समुद्र तट है। क्या है बाबू, ये समुद्र तट है पूरा ऐसे। तो ऊपर को हम तल बोलेंगे, नीचे को नितल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऊपर को तल बोलेंगे बाबू और नीचे को क्या बोलेंगे, नितल बोलेंगे। ये हमारा समुद्र का तट हो जाता है। क्या हो जाता है, समुद्र का
तट हो जाता है। ठीक है, अच्छा समुद्र के तट के पास ही हमको क्या कौन से जीव मिले, तो बैंथिक जीव देखने को मिलते हैं। समुद्र के तट के पास ही कौन से जीव देखने को मिलेंगे बाबू, तो हमको बैंथिक जीव देखने को मिलेंगे। और बाकी तो समुद्र के बारे में आप देख लिए, समुद्र तट तल नितल समझ लिए कि तल सबसे ऊपर होता है, नितल सबसे नीचे होता है, और जो बाएं हाथ की तरफ देखेंगे समुद्र का तट देखने को मिलेगा। अब आगे हम देखेंगे कि समुद्र के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो पहले समुद्र का तट हमको यहाँ पे देखने को मिला सीधे सीधे, और जब आहिस्ता आहिस्ता जब मोड़ बनता है ना, आहिस्ता आहिस्ता जब मोड़ बनता है तो उसको मग्न तट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मग्न तट। क्या बोलेंगे बाबू, मग्न तट होता है। क्या होता है, मग्न तट। अब मग्न तट से नीचे जब आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, और खचाक से नीचे जब आएंगे इसे, तो जैसे से खचाक से नीचे आएंगे तो मग्न ढाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ये मग्न ढाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मग्न ढाल हो जाएगा। उसके बाद में जो है खुद देखो, फिर यहाँ पे ऊपर नीचे पर्वत सर्वत होगा। फिर देखो यहाँ महासागरीय मैदान, आराम से ऐसे चलेगा जब सीधे सीधे तो महासागर का मैदान बन जाता है। महासागर का मैदान बन जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा, ये देखो थोड़ी सी ट्रेंच है, खाई बन जाती है। जब बहुत ज़्यादा गहरा हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, खाई। क्या बोलते हैं बाबू, खाई। तो एक मेरियाना गर्त है, कितना, मेरियाना गर्त है जो बहुत गहरा है। क्या है, वो सबसे गहरा है मेरियाना गर्त। तो ये ट्रेंच बन गया हमारा, खाई बन गया, गर्त बन गया। और समुद्र के अंदर ही देखो ये चोटी निकलती है ना, जैसे ऐसे चोटी, तो ये इसको कटक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कटक। और समुद्र की जब बाहर निकल जाती है तो समुद्र की चोटी बस बाहर निकली हुई है। ये देखो समुद्र की चोटी बाहर निकल जाती है बाबू, ये समुद्र की चोटी क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। अब ये देखो पर्वत की चोटी, अब इसको ये क्या बना है बाबू, पर्वत की चोटी बनी हुई है। क्या बना हुआ है बाबू, पर्वत की चोटी बनी हुई है। तो थोड़ा सा इसको जानना था, जो हम जान लिए हैं। बाकी अब हमको क्या करना है, ये देखना है कि दुनिया में सबसे बड़ा महासागर कटक कोई पूछे तो अटलांटिक महासागर कटक के पास। ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ा महासागर कटक कोई पूछे तो अटलांटिक महासागर का कटक है। अब हमको सैलिनिटी, कटक का मतलब समुद्र में चोटी निकलती है जो समुद्र के अंदर ही रह जाती है, तो उसको क्या होगा, कटक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कटक बोलेंगे। अब हमको देखेंगे सैलिनिटी। सैलिनिटी का मतलब होता है खारापन। सैलिनिटी का मतलब क्या होता है बाबू, खारापन। खारापन में देखेंगे 1000 लीटर में उपस्थित अशुद्ध की मात्रा को हम लवणता कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, 1000 लीटर में 1000 लीटर में उपस्थित अशुद्ध की मात्रा को हम लवणता कहते हैं। कि यदि आपके पास 1000 लीटर है, उसमें कितना अशुद्धियां उपस्थित हैं उसको हम लवणता कहेंगे। वान झील टर्की में है, एक टर्की में वान झील पड़ता है, उसमें 30% जो है लवणता आपको पाई जाएगी। इसका मतलब जो है, यदि वान झील का 1000 लीटर पानी लेते हैं, उसमें 30% जो पानी होगा वो कितना होगा, 30% जो पानी होगा उसका अशुद्ध होगा। क्या होगा, अशुद्ध होगा। और डेड सी देखेंगे, किसका देखेंगे, डेड सी। डेड सी में जो है 240, कितना, 240%। बताओ कितना प्रतिशत ज़्यादा लवणता पाया था। तो डेड सी मृत सागर में 240%, वान झील में 330%। समुद्र का पानी समुद्र का पानी का जो एवरेज जो होता है लवणता, लगभग 35% मान के चलो कि एवरेज लवणता होती है। लेकिन ग्रेट साल्ट लेक, एक ग्रेट साल्ट लेक पाया जाता है, झील है, इसकी लवणता देखने को मिलेगी कितना, 220%। कितना मिलेगा बाबू, 220%। तो 3 चीज देख लिए, पहला वान झील देखे 330%, उसके बाद में 240% हमको मृत सागर का देखने को मिलेगा, 240% मृत सागर को देखने मिलेगा। और 220% देखने का मिलेगा किसका, ग्रेट साल्ट लेक का। किसका, ग्रेट साल्ट लेक का। आगे हम देखेंगे कि नॉर्मल समुद्र का जो पानी की लवणता होगी वो 35% होती है। क्या होती है, 35%। वाष्पन जो है हमारा विषुवत रेखा पर अधिक होता है। अब कोई पूछे कि वाष्पन विषुवत रेखा पर अधिक क्यों होता है, इसका कारण है, इसका विषुवत रेखा, क्योंकि विषुवत रेखा बहुत ही क्या होता है बाबू, गर्म होता है। विषुवत रेखा क्या होता है, बहुत ही गर्म होता है। ठीक है, और यहाँ पे लो प्रेशर ज़्यादा होता है, विषुवत रेखा पे लो प्रेशर ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा गर्मी होगी तो पानी का वाष्पन ज़्यादा होगा, और जब पानी का वाष्पन भी ज़्यादा होगा तो यहाँ पे बारिश भी अत्यधिक होती है विषुवत रेखा पे।
तो ये आगे हमें देखना है कि जल की मात्रा कम तो लवणता बढ़ जाती है। सही कहने का मतलब है कि जहाँ पे जल की मात्रा कम होगी बाबू, लवणता बढ़ जाती है। लवणता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। एक छोटा झील और बड़ा झील, तो जहाँ पे छोटी झील में लवणता ज़्यादा होगी, बड़ी झील में लवणता थोड़ा उसकी अपेक्षा कम होती है। ठीक है, ये बंद जल की लवणता ज़्यादा होती है। कोई पूछे कि झील की लवणता ज़्यादा है कि नदी की लवणता ज़्यादा है, तो जो जल बंद होगा उसकी लवणता ज़्यादा होगी, और जो जल बहता रहेगा उसकी लवणता कम होती है। ये ध्यान में रखना है। नॉर्मल क्षेत्र में और बर्फीले क्षेत्र में, तो नॉर्मल क्षेत्र में लवणता अधिक देखने को मिलेगी, लेकिन बर्फीले क्षेत्र में लवणता हमें क्या होगा बाबू? कम देखने को मिलेगा। टोटल 47 प्रकार के लवण डिटर्मिनर ने खोज किया था। एक डिटर्मिनर नाम का बंदा है जिसने टोटल 47 प्रकार का लवणता की खोज करी थी। ठीक है, एक सोडियम क्लोराइड है, एक मैग्नीशियम क्लोराइड है। ठीक है, 2 सबसे कम लवणता बेथिनिया की खाड़ी सफ़ेद सागर में मिलती है, 2%। कितना? बाप रे बाप, सबसे कम लवणता बेथिनिया की खाड़ी में मिलती है, यहाँ की 2%। तो मतलब कि लवणता कम है तो पानी शुद्ध होता है। पानी क्या होता है बाबू? शुद्ध होता है। अरब सागर की लवणता हम 36% देखने को मिलेगा, अब बंगाल की खाड़ी की 30%। सोचो, तो इसका मतलब है अरब सागर हमारा छोटा है, इसलिए इसकी लवणता क्या होगी? 36% हो जाती है। और बंगाल की खाड़ी बड़ी है, कई नदियों के जल आते हैं यहाँ पे, इसलिए इसकी लवणता क्या होती है बाबू? कम होती है। इसलिए इसकी लवणता क्या होती है? कम होती है। अरब सागर जो है भारत के पश्चिमी घाट भारत के पश्चिम में पड़ता है, और बंगाल की खाड़ी भारत के किधर पड़ता है बाबू? पूर्व में पड़ता है। यदि आपको देखना है तो देखो, ये हमारा इंडिया का नक्शा बन जाएगा। इधर हमारा अरेबियन सी मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू? इधर अरेबियन सी मिलेगा। ठीक है, इधर अरेबियन सी मिल जाएगा। इधर क्या होगा? वेस्ट बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। इधर आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा, और इधर जो है अरेबियन सी मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू? अरेबियन सी अरब सागर मिलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं बाबू? पश्चिमी घाट बोलते हैं। वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? पूर्वी घाट बोलेंगे। पूर्वी घाट क्या बोलेंगे बाबू? इसको पूर्वी घाट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? पश्चिमी घाट बोलेंगे। पूर्वी घाट जो होते हैं ये कटा फटा होता है। ये क्या होता है? कटा फटा होता है। ये क्या होता है बाबू? पूर्वी घाट कटा फटा होता है। और पश्चिमी घाट जो होता है हमारा, एक ये कंटिन्यूसली चेंज ऑफ माउंटेन है। कंटिन्यूसली चेंज ऑफ माउंटेन है, मतलब ये कंटिन्यूस माउंटेन है, पर्वत है, ये कटा फटा नहीं है। और ये जो है कटा फटा होता है। ये क्या होता है? कटा फटा होता है। तो जहाँ पे कटा फटा होता है वो वहाँ पे जो है जो पत्तन होते हैं उसके विकास कम होते हैं, और जहाँ पे जैसे पानी में गहराई अच्छी है, कटा फटा ना हो, तो वहाँ पे जो है पत्तन के विकास के लिए अच्छा होता है। पत्तन के विकास के लिए क्या होता है बाबू? अच्छा होता है। थोड़ी सी नॉलेज था जो बता दिए। आगे हम बढ़ते हैं। आगे इसलिए बढ़ते हैं कि अब हमको ये देखनी है कि हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, तो किसकी लवणता अधिक है? तो हमको ये ध्यान देना है कि हिंद महासागर की लवणता कितनी मिलेगी? 35%। क्योंकि जो है समुद्र की जो लवणता होती है एवरेज यदि कोई मिलाए तो 35% के लमसम होती है। तो हिंद महासागर का जो है एग्जैक्ट 35% है। और जैसे ही हम हिंद महासागर से अटलांटिक महासागर में जाएंगे तो 36% लवणता हो जाएगी। कितने प्रतिशत हो जाएगी बाबू? 36% लवणता क्या हो जाएगी? अटलांटिक महासागर की हो जाएगी। और उसके बाद में आता है प्रशांत महासागर। अब प्रशांत महासागर तो सबसे बड़ा महासागर है। जब प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है तो आपको पता है कि पानी भी ज़्यादा होगा। जब पानी ज़्यादा होगा तो लवणता क्या हो जाएगी बाबू? कम हो जाएगी। तो यहाँ की लवणता क्या है? प्रशांत महासागर की लवणता कहाँ कितनी है बाबू? तो केवल 31% लवणता है, जो कि उसके प्रतिशत से 4% कम है। ठीक है, आगे हम कैस्पियन सी में वोल्गा नदी आती है, लवणता कम है क्योंकि बर्फीले क्षेत्र से आती है। कहने का मतलब है कि कैस्पियन सी में एक नदी आती है, वोल्गा नदी आकर के गिरती है। तो कैस्पियन सी में लवणता कम है। क्यों कम है? क्योंकि वोल्गा नदी जब निकलती है जहाँ से बहती हो जाती है तो वो बर्फीले क्षेत्र से आती है। जहाँ पे बर्फीला क्षेत्र होगा तो आपको पता है कि बर्फीले क्षेत्र में लवणता कम होती है, पानी शुद्ध होता है।
तो इसलिए जो है कैस्पियन सी में लवणता कम है, क्योंकि एक नदी आके गिरती है जिसका नाम है वोल्गा नदी, और कहाँ से आकर के गिरती है तो वो बर्फीले क्षेत्र से आगे गिरती है। कोई दिक्कत बाबू? आगे हम देखेंगे ब्लैक सी में ज़्यादा लवणता है। काला सागर जहाँ पे देखेंगे ब्लैक सी में लवणता हमको क्या देखने को मिलेगी बाबू? ज़्यादा होती है। तो अब हम देख लिए कि महासागर, प्रशांत महासागर देख लिए, अटलांटिक महासागर देख लिए, हिंद महासागर देख लिए, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। तो 5 प्रकार के महासागर हैं। पहला है प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पे जाएंगे अटलांटिक, तीसरे पे हिंद। तो प्रशांत महासागर की लवणता 31% है, जो कि कम है, और अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, और चौथा आर्कटिक महासागर, और 5वां जो है अंटार्कटिक महासागर। तो कुल मिलाकर के 5 प्रकार के महासागर हैं, और अंटार्कटिक महासागर को दक्षिणी महासागर कहा जाता है। जलधाराओं की उत्पत्ति एवं तापमान, जलधाराओं की उत्पत्ति और तापमान भी, घनत्व भी जलधाराओं को प्रभावित करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि जलधाराओं को प्रभावित करने का उसकी उत्पत्ति, उसका तापमान, उसका घनत्व भी जलधाराओं को क्या करती है बाबू? प्रभावित करती हैं। आगे हम देखते हैं पवन के कोरियालिस बल के कारण भी जलधाराएं चलती हैं। तो वही कहा कि जलधाराएं जो चलती हैं उसके टेम्परेचर, उसके जलधाराओं की टेम्परेचर क्या है, उसकी उत्पत्ति, उसके कारण, और पवन क्या कोरियालिस बल के कारण भी जलधाराएं इधर से उधर घूमती हैं। मुर्मुस्क बंदरगाह रूस में है। यूरोप में एक देश है रूस, रसिया, ठीक है, और उसमें एक मुर्मुस्क बंदरगाह है जो क्या कर देता है, ठंड को गर्म कर देता है। क्या कर देता है? ठंड को गर्म कर देता है। ठंडी जलधारा वातावरण को ठंडा कर देती है एवं मानसून नहीं बनने देती है। जहाँ पे ठंडी जलधारा आएगी वातावरण को क्या कर देगी? ठंडा कर देगी। जब भी वातावरण ठंडा हो जाएगा तो वाष्प होगा नहीं, वाष्प होगा तो नहीं तो फिर बादल बनेंगे नहीं तो वर्षा होगी नहीं, तो मानसून नहीं बनने देती है। मानसून क्या होती है बाबू? नहीं बनने देती है। जब गर्म एवं ठंडी जलधारा मिलती हैं तो वहाँ पे कोहरा का निर्माण होता है। जहाँ पे गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा दोनों, जैसे इधर से गर्म जलधारा आ रही है, इधर से ठंडी जलधारा आ रही है, ऐसे आई और यहीं पे मिल गई ऐसे, तो यहाँ पे कोहरा हो जाएगा। तो यहाँ पे मछली पालन के लिए सबसे बेहतर होता है, मछली पालन के लिए सबसे बेहतर होता है। और जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधारा मिलती हैं, प्लैंकटन, शैवाल पाया जाता है, और मछली भी वहीं जाती है क्योंकि वहाँ आराम रहता है। ठीक है, तो वही बात पहले हम बता दिए। ठीक है, कि प्लैंकटन शैवाल बनता है। कौन सा शैवाल बनेगा? प्लैंकटन शैवाल बनेगा, और मछली भी वहीं जाएगी क्योंकि वहाँ पे आराम रहता है उन लोग के लिए। जलधारा, ओशन करंट ना, तो कहने का मतलब होता है कि जलधारा जो ओशन करंट होती है वो प्रवाहित होती है। हाँ, स्पीड उसकी जो है ड्रिफ्ट का जो प्रवाह होता है, और ड्रिफ्ट उसको मतलब की स्पीड कम होती है, और जो महाधारा या स्ट्रीम बोलेंगे उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब किसकी स्पीड की बात हो रही है कि प्रवाह क्या होता है और धारा क्या होती है। तो प्रवाह में तो ड्रिफ्ट होता है, मतलब स्पीड कम हो जाएगी, और धारा में स्पीड ज़्यादा हो जाती है। आगे हम देखते हैं तैरने के लिए मग्न तट पर। तो यदि हमको तैरना है तो हम कहाँ पे सबसे अच्छा तैरने के लिए समुद्र में? तो मग्न तट पर। अब मग्न तट पर आराम से हम जो है तैर सकते हैं। मग्न तट कहाँ पड़ेगा? जो समुद्र का तल होता है, जैसे समुद्र का तट हो गया ना, ये समुद्र का तट हो गया, तो ये आराम से यहाँ पे इसको मग्न तट बोल देंगे। क्या बोलेंगे? मग्न तट बोलेंगे। यहाँ पर आराम से हम तैर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बाबू? आराम से क्या कर सकते हैं? तैर सकते हैं। अब आगे देखेंगे जल संधि क्या होता है। दो समुद्र को मिलाने वाली पतली रेखा को कहते हैं ना। दो समुद्र को मिलाने वाली पतली रेखा, मतलब एक समुद्र यहाँ है, एक समुद्र यहाँ है, दोनों समुद्र है वो हो गए, और एक पतली रेखा ऐसे आके दोनों समुद्र को मिला दे रही है, तो उसको हम जल संधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? जल संधि बोलेंगे। और जल डमरू क्या होता है? छोटे छोटे समुद्र को मिलाने वाली पतली रेखा को हम क्या बोलेंगे? जल डमरू बोलेंगे। छोटे छोटे समुद्र को जब मिलाए तो हम क्या बोलेंगे? जल डमरू बोलेंगे। और दो समुद्र को पतली रेखा मिलाती है, दोनों में तो पतली रेखा मिला रही है, लेकिन दो बड़े समुद्र को मिला रही है
तो उसको हम क्या बोलेंगे, जल संधि बोलेंगे। और जल डमरू की जब भी बात होगी तो दो छोटे छोटे समुद्र को मिलाता है। किसको मिलाता है बाबू, दो छोटे छोटे समुद्र को मिलाता है। फिर उसके बाद में दो जलीय क्षेत्रों को मिलाने वाला रास्ता चौड़ा होता है, उसे चैनल कहा जाता है। तो कहने का मतलब कि दो जलीय क्षेत्र हैं, मान लीजिए एक जलीय क्षेत्र इधर है, एक जलीय क्षेत्र इधर है, और दोनों को मिलाने वाला एक चौड़ा रास्ता मिला दे रहा है जैसे, तो उसको हम चैनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, चैनल। क्या बोलेंगे बाबू, चैनल बोलेंगे। स्थल संधि, दो स्थल को मिलाने वाली पतली रास्ता को हम स्थल संधि बोलेंगे। तो हम जल संधि देख लिए, जल डमरू देख लिए, चैनल देख लिए, स्थल संधि देख लिए। जल संधि में दो सागरों को मिला रहा है पतली रेखा, जल संधि हो जाएगा। जल डमरू में क्या, दो छोटे छोटे सागर को मिलाए तो उसको क्या बोलेंगे, जल डमरू बोलेंगे, पतली रेखा ही मिला रही है। और चैनल में चौड़ा रास्ता मिलाता है ना, दो जलीय क्षेत्र को चौड़ा रास्ता मिला दे तो चैनल कहा जाता है। स्थल में दो स्थलों को मिलाने वाला रास्ता जो है उसको क्या बोलेंगे, पतला रास्ता मिला देगा दो स्थलों को, उसको स्थल संधि। क्या बोलेंगे बाबू, स्थल संधि बोलेंगे। अब आगे हम थोड़ी सी देखेंगे कि एपी कल्चर किससे संबंधित है। तो एपी कल्चर जो है बाबू मधुमक्खी पालन से संबंधित है। किससे, मधुमक्खी। जो बंदा मधुमक्खी पालन करता है उसको कौन सा खेती करता है, तो एपी कल्चर करता है। और मधुमक्खी के बारे में कुछ श्रम विभाजन करती हैं मधुमक्खियाँ। उसमें एक रानी मधुमक्खी होती है, एक नर होता है और नपुंसक होता है। तो जो नपुंसक होता है श्रमिक या छत्ता का निर्माण करता है, श्रमिक जो होगा छत्ता का निर्माण करता है। तो इसमें थोड़ा सा ये देखना है हमको कि मधुमक्खी पालन में जो चीनी बनती है, शहद, उसमें चीनी भी मिलेगा, शहद भी होता है, फ्रक्टोज सुक्रोज से मिला होता है ना, तो ये सब है। बाकी हमें देखना है कि 1973 में सर वान सीफ को मधुमक्खी की भाषा के लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला। तो उनकी भाषा नृत्य भाषा है, इसको बताने के लिए सर वान सीफ एक बंदा है, उसको क्या मिला बाबू, नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला, सर वान सीफ को उनकी भाषा बताने के लिए कि नृत्य की भाषा है मधुमक्खी की, उसको क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिल गया। सोचो, पीसी कल्चर जो है मछली का उत्पादन करता है। पीसी कल्चर क्या करता है बाबू, मछली का उत्पादन करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप कृषि करते हुए भी मछली का उत्पादन कर सकते हैं। तो मछली का उत्पादन आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम देखेंगे सेरी कल्चर जो है रेशम पालन से संबंधित है। सेरी कल्चर, कौन सा कल्चर बाबू, सेरी कल्चर रेशम पालन से संबंधित है। इसमें तीन चीज़ें देखने को मिलेगा, एक लार्वा देखने को मिलेगा, दूसरा प्यूपा देखने को मिलेगा, तीसरा कोकून देखने को मिलेगा। लार्वा, प्यूपा और कोकून। ठीक है, रेशम में सेरीकल्चर में रेशम में देखेंगे तो लार्वा, प्यूपा और कोकून। तो कोकून जो होता है सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन करता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि लार्वा, प्यूपा, कोकून में सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है बाबू, तो रेशम उत्पादन करेगा कोकून। कौन, कोकून सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादन करता है। ठीक है, आगे इसके जो रेशम के 4 कैटेगरी भारत में पाई जाती है। कितने कैटेगरी, 4 कैटेगरी, मालबरी, ईरी, टमर, मुगा। 4 कैटेगरी देखने को मिलती है। मालबरी मिलती है, ईरी मिलती है, टमर मिलती है और मुगा मिलती है। कौन कौन से, मालबरी देखने को मिलेगा, ईरी देखने को मिलेगा, टमर देखने को मिलेगा और मुगा। तो सबसे ज़्यादा कोई देखने को मिलेगा तो मालबरी, सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा तो क्या मिलेगा बाबू, मालबरी। और ईरी, मालबरी को 89%, लगभग 89% देखने को मिलेगा। उसके बाद ईरी को 8% और टमर को 2%, मुगा को 0.4%। तो कहने का मतलब कि यदि ऑर्डर में लगाने की बात हो तो मालबरी को सबसे ज़्यादा मिलेगा, ईरी को उसके बाद मिलेगा, टमर को उसके बाद मिलेगा, मुगा को उसके बाद मिलेगा। ठीक है, और जो कर्नाटक में चारों प्रकार के जो है हमारे रेशम उत्पादन होते हैं। चारों प्रकार के रेशम के उत्पादन कहाँ पे होंगे बाबू, तो कर्नाटक में होंगे। तो ठीक है, रेशम जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। कोई पूछे, बोल दे कि रेशम किसका बना होगा, तो आप क्या बताओ, तो प्रोटीन का बना होगा रेशम। रेशम किसका बना होगा बाबू, प्रोटीन का बना होगा। आप देखेंगे नोट फर्स्ट में जूट, तो जो पटसन होता है, जूट को हम हिंदी में बोलते हैं पटसन। कभी कभी इंसान भ्रमित हो जाता है कि जूट और पटसन क्या है।
तो जूट को ही हम पटसन बोलेंगे। और इसमें सेल्यूलोज से बना होता है, जो जूट बना होता है सेल्यूलोज से बना होता है। जैसे जूट में जैसे बोरा वोरा बनता नहीं है, तो उसी से रिलेटेड है, और इसमें सेल्यूलोज से बना होता है। भारत नंबर 1 जूट उत्पादन और दूसरा नंबर पे बांग्लादेश। तो जूट उत्पादन में भारत नंबर 1 है, सोचो, जूट उत्पादन में भारत नंबर 1 है, और दूसरे नंबर पे बांग्लादेश ही है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है बाबू? बांग्लादेश है। समान गहराई को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं बाबू? आइसोबाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? आइसोबाथ। जो समान गहराई को मिलाता हो उसको हम क्या बोलते हैं बाबू? आइसोबाथ। देखो बच्चों, हम आपसे एक ही बात कहेंगे कि इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, क्योंकि आपने पढ़ाई तो बहुत बार कर ली होगी। इसको आप जैसे जैसे ध्यान से सुनेंगे ना, सारी बातें आपके माइंड में कहानी की तरह रच बस जाएगी। जब कहानी की तरह रच बस जाएगी तो एग्ज़ाम में जाएंगे, आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे और दूसरों से ज़्यादा स्पीड होगी, क्योंकि आपकी समझ बनी रहती है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे आजकल तो दुनिया में यही सब फैला हुआ है कि हम कुछ भी चाहते हैं, इंसान हमसे विपरीत चाहता है। ठीक है, लोग बहकाएंगे कि यहाँ से कर लो, वहाँ से कर लो। नहीं, एक जगह स्थिर होकर के, चाहे हमारे प्लेटफॉर्म से चाहे किसी और के प्लेटफॉर्म से, एक जगह स्थिर होकर के आप स्टार्ट करिए। एक कहा गया है कि जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। माझी तेरी कश्ती का दीदार बहुत है, इस पार कुछ और उस पार बहुत बहुत है। तो आप जैसे भी करो, बस अपने ध्यान से कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पे लगे हैं लगे रहें, और आप लगे रहिए जो है। बस मुझे एक ही विश्वास है कि आप लोग अच्छा करेंगे इस बार पेपर में। और देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और इससे आपको आपके पास हमारे वीडियोस आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे आप लोगों को। ठीक है, अब चलते हैं, हम देखते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखेंगे क्या क्या है। तो नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान जो होता है, ये संकटग्रस्त जीव जैसे हाथी, शेर, टाइगर ना। तो आप कोई पूछे कि नेशनल पार्क में एंट्री है, तो जी नहीं है। आप नेशनल पार्क में नहीं जा सकते, तो नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। जहाँ पे हाथी होगी, शेर होगा और टाइगर होगा, यहाँ पे एंट्री नहीं है, एकदम एंट्री है ही नहीं नेशनल पार्क में, क्योंकि वहाँ पे जीव जो होते हैं संकटग्रस्त होते हैं। क्या होते हैं बाबू? संकटग्रस्त जीव होते हैं। दूसरे नंबर पे आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ में आप पार्शियल एंट्री ले सकते हैं, थोड़ा बहुत एंट्री ले सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, पार्शियली एंट्री ले सकते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य बोलते हैं, साइज में नेशनल पार्क से बड़ा होता है। तो कोई पूछ ले कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में बड़ा कौन है, तो बड़ा तो देखने को मिलेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगा, जो आपकी बड़ा होती है, और इसमें पार्शियली एंट्री होता है। आप थोड़ा बहुत जा सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्क में कदाप नहीं जा सकते, नेशनल पार्क में एंट्री है नहीं। ठीक है, आगे आता है बायो रिजर्व, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। क्या आता है बाबू? जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो सामान्य जीव, संकटापन्न जीव, संकटग्रस्त वनस्पति, ये सब इसमें रखे जाते हैं। वायुमंडल आरक्षित क्षेत्र में हम सामान्य जीव को ले लेंगे, और जो संकटापन्न जीव होते हैं ना, इसमें संकट हो गई, और संकटग्रस्त, जो संकट से ग्रस्त हो गए हैं, जिसको होने वाली है, संकटापन्न माने जो संकट से होने वाली है, ऐसे जीव को हम बायोस्फीयर रिजर्व में रिजर्व करके रखते हैं, सुरक्षित करके रखते हैं, और इसमें एंट्री किसी को हानि नहीं पहुंचाना। आप बायोस्फीयर रिजर्व में एंट्री है, आप जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप चले गए तो किसी को हानि पहुंचा दो, नहीं, आप जाने के बाद भी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते। लेकिन हाँ, कोई वनस्पति है, कोई संकटापन्न है जिसपे संकट आने वाली है, और जो संकटग्रस्त हो गया उसको हम बायोस्फीयर रिजर्व में रखते हैं। तो हम पहले जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि नेशनल पार्क क्या होता है बाबू। नेशनल पार्क जो है, इसमें आप एंट्री नहीं है, इसमें एलिफेंट, टाइगर, जो संकटग्रस्त जीव हैं उसमें रखे जाते हैं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये नेशनल पार्क से क्या होता है बाबू? बड़ा होता है। नेशनल पार्क से क्या होता है बाबू?
बड़ा होता है, इसमें पार्शियल एंट्री कर सकते हैं आप। और बायोस्फीयर रिजर्व में आपको तो बताएं कि संकटग्रस्त जीव रखे जाते हैं, और जो सामान्य जीव भी होते हैं उनको भी रखे जाते हैं, उनको आरक्षित किए जाते हैं, हाँ, सुरक्षित रखे जाते हैं। और इसमें जो है एंट्री है, लेकिन आप किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते। अब हम देखेंगे नामदफा, दिहांग, दिबांग, ये सब कहाँ पे पड़ेगा बाबू? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा ले लो, दिहांग ले लो, दिबांग ले लो, ये सब कहाँ पड़ेगा बाबू? अरुणाचल प्रदेश में। डिब्रूगढ़ असम, डिब्रू सुखोया, काजीरंगा, मानस। कौन कौन? एक डिब्रूगढ़ है, ठीक है, ये तो असम में पाया जाएगा। डिब्रू सुखोया भी कहाँ पाया जाएगा बाबू? असम में पाया जाएगा। और काजीरंगा जोरहट असम में पाया जाएगा। काजीरंगा भी जोरहट असम में पाया जाता है। मानस भी असम में पाया जाता है, ठीक है, सब राष्ट्रीय उद्यान है। नोकरेक मेघालय, कोई पूछे कि नोकरेक कहाँ पाया जाएगा, तो मेघालय में पाया जाएगा। और किस पहाड़ी में मिलेगा? तो गारो पहाड़ी में मिलेगा नोकरेक। एक बार IAS में क्वेश्चन पूछ चुका है, शायद 2-3 साल पहले IAS के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मैंने देखा था इसको। तो नोकरेक जो है ये मेघालय में पड़ता है, लेकिन किस पहाड़ी में पड़ता है? तो गारो पहाड़ी में पड़ता है सर, सिक्किम। कंचनजंगा जो होगा वो सिक्किम में पाया जाएगा। कंचनजंगा कहाँ पाया जाएगा बाबू? कंचनजंगा सिक्किम में, ठीक है। सुंदरवन कहाँ देखने को मिलता है हमको? तो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। सुंदरवन कहाँ देखने को मिलेगा बाबू? तो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। बिहार में वाल्मीकि और उदयपुर, तो कभी कभी पूछ लेगा कि यदि उदयपुर और वाल्मीकि कहाँ पे पाया जाएगा? ये राष्ट्रीय उद्यान है सब, तो कहाँ मिलेगा ये सब बाबू? तो बिहार में देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा बाबू? तो बिहार में देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा? बिहार में। क्या क्या? वाल्मीकि और उदयपुर बिहार में देखने को मिलेगा। बेतला आपका झारखंड में। भाई पूछे बेतला कहाँ पाया जाएगा? तो आपका झारखंड में। और सिमलीपाल ये भी उड़ीसा में। गहीरमाथा ये भी उड़ीसा में। सिमलीपाल ये भी उड़ीसा में। गहीरमाथा ये भी उड़ीसा में। और भितरकनिका ये भी उड़ीसा में। तो सिमलीपाल, गहीरमाथा और भितरकनिका, 3। सिमलीपाल ले लो, ठीक है, गहीरमाथा ले लो, ठीक है, और भितरकनिका ले लो। तीनों कहाँ मिलेंगे हमको? तो ये सब उड़ीसा में देखने को मिलेंगे। कैबुल लामजाओ कहाँ देखने को मिलेगा बाबू? ये मणिपुर में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? मणिपुर में। लोकटक झील ये भी मणिपुर में। तो कोई पूछे कि कैबुल लामजाओ कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये तैरता हुआ शायद कैबुल लामजाओ है। और लोकटक झील जो है मणिपुर में है। काजीरंगा, मानस ये सब कहाँ पड़ता है बाबू? असम में, ठीक है। पहले बता दिए। बेतला झारखंड में बता दिए, पलामू डिस्ट्रिक्ट। तो कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं कि बेतला कहाँ है? तो झारखंड के किस जिले में है बाबू? तो पलामू डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। दुधवा, चंद्रप्रभा और दुधवा, चंद्रप्रभा ये सब जो है उत्तर प्रदेश में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। दुधवा लखीमपुर खीरी में है। चंद्रप्रभा जो मिलेगा बनारस में देखने को मिलेगा। चंद्रप्रभा कहाँ देखने को मिलेगा बाबू? बनारस में देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में अब हम देखेंगे तो फूलों की घाटी। उत्तराखंड में क्या है बाबू? फूलों की घाटी है, वहाँ फूलों की घाटी है, ठीक है। नंदा देवी है उत्तराखंड में, नंदा देवी भी है। जिम कॉर्बेट भी उत्तराखंड में है। नेशनल पार्क राजा जी नेशनल पार्क, ये भी हम आपको कहाँ देखने को मिलेगा? उत्तराखंड में ही देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा बाबू? उत्तराखंड में ही मिलेगा। हिमालय में जैसे कुल्लू, नेपाल हिमालय में कुल्लू में देखने को मिलेगा। मनाली देखने को मिलेगा। ये सब कहाँ पे? नेपाल हिमालय में देखने को मिलेगा। हरियाणा जो है सुल्तानपुर में। तो कोई पूछे कि सुल्तानपुर, क्या बोलेगा? सुल्तानपुर में कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो हरियाणा में मिलेगा। सुल्तानपुर तो बहुत ज़्यादा दिल्ली से दूर नहीं है, और यहाँ से ये नेशनल पार्क है, ध्यान रखना, हरियाणा में मिलेगा, ठीक है। अब सिटी फॉरेस्ट सलीम अली, किश्तवाड़, डच्चीग्राम ये सब जम्मू कश्मीर में मिलेगा। तो आपको कोई पूछे कि सिटी फॉरेस्ट कहाँ देखने को मिलेगा? तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। सलीम अली ये कहाँ देखने को मिलेगा बाबू? तो जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ और डच्चीग्राम सब नेशनल पार्क हैं। तो ये सब कहाँ देखने को मिलेगा? जम्मू कश्मीर में मिलेगा। कोई दिक्कत? तो किश्तवाड़ भी जम्मू कश्मीर में है, सलीम अली भी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, और सिटी फॉरेस्ट भी जम्मू कश्मीर में है। कोई दिक्कत?
आगे चलते हैं, हम देखते हैं राजस्थान एक राज्य ले लेते हैं। राजस्थान जो है भारत के पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है राजस्थान, और यहाँ पे नाहरगढ़ है। क्या होता है? नाहरगढ़। कोई पूछे कि नाहरगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलेगा, तो राजस्थान में। सरिस्का कोई पूछे तो ये भी राजस्थान में देखने को मिलेगा। केवला देव, क्या बोलेगा बाबू? केवला देव। केवला देव भी राष्ट्रीय उद्यान है। ये सब कहाँ भी मिलेगा? केरला में, अरे राजस्थान में मिलेगा। और रणथंभौर भी राजस्थान में मिलेगा। घना भी आपको राजस्थान में मिलेगा। ठीक है, तो इसको याद रखने का एक ही तरीका है, नाहरगढ़ कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, सरिस्का भी राजस्थान में है। केवला देव भी राजस्थान में है। रणथंभौर भी राजस्थान में है। घना भी राजस्थान में है। आगे गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ये गुजरात में है। क्या है? गुजरात में है। गिर क्या है बाबू? गुजरात में है। और यहाँ पे जो बब्बर शेर, तो कोई पूछे कि बब्बर शेर कहाँ पाया जाएगा, तो गिर में। कहाँ पाया जाएगा? गिर, गुजरात में पाया जाएगा। और कच्छ जो है जंगली गधा कहाँ पाया जाएगा? वो कच्छ में। जंगली गधा देखने को मिलेगा, तो कच्छ में देखने को जंगली गधा देखने को मिलेगा। नाल सरोवर जो है पक्षी, तो जो नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य है, ये नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य है, पक्षियों के लिए है। तो कोई पूछे गिर किसके लिए है? बब्बर शेर के लिए है। नाल सरोवर किसके लिए है? तो ये पक्षी के लिए है। और कच्छ किस लिए है? जंगली गधा के लिए है। कच्छ किस लिए है बाबू? जंगली गधा के लिए है। मध्य प्रदेश को हम सोया हुआ प्रदेश कहते हैं। क्या बोलते हैं? सोया प्रदेश बोलते हैं। कान्हा, किसली, बांधवगढ़ सब मध्य प्रदेश में। कान्हा भी मध्य प्रदेश में, किसली भी मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश में। बांदीपुर की जब भी बात आए तो कर्नाटक में देखने को मिलेगा। साइलेंट वैली केरल में शांत घाटी के रूप में जाना जाता है। नल्ला मल्ला, जो एक नल्ला मल्ला है, ये आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहाँ पे बाबू? नल्ला मल्ला आंध्र प्रदेश ना। उसके बाद में संजय गांधी पूछ ले कहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ में। तो ये चीज़ें याद रखना चाहिए कि संजय गांधी भी कोई राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क यदि कोई पूछा हो, संजय गांधी कहाँ पे मिलेगा बाबू? छत्तीसगढ़ में। संजय गांधी कहाँ मिलेगा? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य है। मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य है। अब आते हैं हम तटीय मैदान के बारे में। ठीक है, अब हम पश्चिमी तट देखेंगे और पूर्वी तट देखेंगे। क्या देखेंगे बाबू? पश्चिमी तट देखेंगे और पूर्वी तट देखेंगे। ठीक है, पश्चिमी तट देखेंगे और पूर्वी तट। तो पश्चिमी तट बाबू क्या होता है? कम चौड़ा होता है। ये जो है कम चौड़ा होगा, कम चौड़ा होता है। ठीक है, पश्चिमी तट क्या होता है बाबू? कम चौड़ा होता है। पूर्वी तट क्या होता है? अधिक चौड़ा होता है, दंतुरित होता है और कटा-फटा होता है। ये क्या होगा? अधिक चौड़ा होगा, चौड़ा अधिक होगा, दंतुरित होगा, ऐसे कटा-फटा होगा। और उसके बाद में आगे चलते हैं। समुद्र की दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। पहले भी बता दिए थे कि एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर, ये भी बता चुके हैं आपको पहले। उसके बाद में आप प्रथम आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी ना, तो आधार रेखा क्या होता है कि आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी, तो जैसे भी मतलब कि आधार रेखा का मतलब कि 12 नॉटिकल मील की दूरी, समुद्र से 12 नॉटिकल मील की दूरी तक जाएंगे हम, तो आधार रेखा कहा जाता है। कितना? 12 नॉटिकल मील की दूरी तक जाएंगे तो क्या कहा जाएगा बाबू? आधार रेखा कहा जाता है। ठीक है, दूसरा हम संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। आधार रेखा 12 नॉटिकल मील दूरी तक जाएंगे। अब संलग्न क्षेत्र में क्या हो जाता है कि 12 नॉटिकल मील की दूरी को बोलेंगे हम, जो 12 नॉटिकल मील की दूरी को ही हम संलग्न क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, आगे हम चलेंगे। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील यदि जाना है, आधार रेखा से सोचो 200 नॉटिकल मील जब जाएंगे, और जब भी हम 200 नॉटिकल मील जाते हैं उसको क्या बोला जाएगा? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या बोलेंगे बाबू? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो हम 3 चीज़ देखें, आधार रेखा देखें और संलग्न क्षेत्र देखें और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन देखे। था आधार रेखा तो मतलब क्या 12 नॉटिकल मील के पहले तक जाएंगे तो हम आधार रेखा बोल देंगे, लेकिन एग्जैक्ट 12 नॉटिकल मील जाएंगे तो उसको हम संलग्न क्षेत्र बोल देंगे। और आधार रेखा से माने 12 नॉटिकल मील की दूरी से लगभग कम से ही यदि हम 200 नॉटिकल मील की दूरी तक जाएंगे तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है वो? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है।
आधार रेखा या टेढ़े मेढ़े समुद्री तट को सीधा आकार दे देता है। आधार रेखा जो है बाबू, एक टेढ़ा मेढ़ा समुद्री तट होगा ऐसे ऐसे ऐसे, उसको क्या होगा, एक सीधा आकार दे देता है। क्या देता है, एक सीधा आकार दे देता है। समुद्र की सारी दूरियां आधार रेखा से मापी जाती है। तो कोई पूछे कि समुद्र की जो सारी दूरी मापी जाती है वो कहाँ से मापेंगे बाबू, आधार रेखा से। तो आधार रेखा की बात करेगा तो 0 से लगभग 12 नॉटिकल मील की दूरी तक हम आधार रेखा बोलेंगे। और जो भी समुद्र की सारी दूरियां, जितनी दूरियां मापनी होती है वो कहाँ से हम मापते हैं बाबू, तो आधार रेखा से ही मापते हैं। समुद्री सीमा यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक होता है। बिना अनुमति प्रवेश करने पर सैन्य कार्यवाही की जा सकती है। समुद्री सीमा क्या होती है, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी होती है। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी होती है समुद्री सीमा, ठीक है। और यदि बिना अनुमति आप जो है प्रवेश कर जाएंगे, इस पर सैनिक कार्यवाही भी हो जाती है, ठीक है। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी से अधिक आप चले गए तो इसको समुद्री सीमा पार कर जाएंगे। समुद्री सीमा पार कर जाएंगे तो आप पर सैनिक कार्यवाही की जा सकती है। क्या कही जा सकती है बाबू, आप पर सैनिक कार्यवाही की जा सकती है। संलग्न क्षेत्र या आधार रेखा से 24 नॉटिकल दूरी होती है, इसे जो है सीमा शुल्क लिया जाता है। तो वही कहने का मतलब है कि 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील की दूरी जब हम नापेंगे उसको हम संलग्न क्षेत्र, संलग्न सीमा कहेंगे या संलग्न क्षेत्र कहेंगे। 12 से 24 तक जाएंगे तो संलग्न क्षेत्र हो जाएगा, 0 से 12 तक जाएंगे तो आधार रेखा हो जाएगा, या समुद्री सीमा भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। आगे 200 नॉटिकल, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील के जाएंगे तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो जाता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे यहाँ आर्थिक क्रिया, जैसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में क्या होता है बाबू, यहाँ आर्थिक क्रियाएं जैसे पेट्रोलियम, कोयला या मछली पकड़ने की स्वतंत्रता होती है। जहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यहाँ पे हम जो है इकोनॉमिक काम कर सकते हैं। पेट्रोलियम निकाल सकते, उत्पादन कर सकते हैं, कोयला का उत्पादन कर सकते हैं, और मछली पकड़ने में के लिए भी स्वतंत्र हो जाते हैं। मछली पकड़ने के लिए भी क्या हो जाएंगे बाबू, स्वतंत्र हो जाएंगे आप। इससे इसमें प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। अब हाई सी की बात आती है, किसकी बात आती है, हाई सी, उच्च सागर। उच्च सागर यह 200 नॉटिकल के बाद का क्षेत्र होता है, इस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून लगते हैं। तो सोचो, अब हमको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मालूम था, लेकिन इसके बाद भी हाई सी होता है। क्या होता है, उच्च सागर। ये 200 नॉटिकल मील की दूरी के यदि हम बाद जाएंगे उसको हाई सी, और इस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून लगने लगते हैं, ठीक है। इस पर क्या होंगे बाबू, अंतर्राष्ट्रीय कानून हाई सी पे लगने लगते हैं। लेकिन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में प्रवेश के लिए प्रवेश कर सकते हैं उसमें, ठीक है। वहाँ पे पेट्रोलियम उत्पादन कर सकते हैं, कोयला उत्पादन कर सकते हैं, मछली उत्पादन कर सकते हैं, लाभ काम आप कर सकते हैं। आगे देखेंगे हवाओं की गति को नोट कहते हैं, NOAT। हवा की जो गति होती है उसको हम नोट कहते हैं, NOAT कहते हैं। अब समुद्री तट रेखाएं क्या होती है, देखो गुजरात के तट को हम काठियावाड़ के तट को कहते हैं। हम देखेंगे, मैप बनाएंगे तो गुजरात का तट देखो, यहाँ पे लगभग गुजरात है, क्या है, गुजरात है। गुजरात के तट को हम क्या बोलते हैं बाबू, काठियावाड़ का तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, काठियावाड़ का। जैसे इंडिया का मैप बना ऐसे बना, ये लगभग यहाँ पे ये गुजरात का तट है। किसका तट है बाबू, गुजरात का। यहाँ पे इसको हम काठियावाड़ का तट बोलेंगे, काठियावाड़ का तट बोलेंगे। किसका तट बोल देंगे बाबू, काठियावाड़ का तट बोल देंगे। गुजरात के तट को हम क्या बोल देंगे, तो काठियावाड़ के तट बोलेंगे। और गोवा के तट को कोंकण या सह्याद्री का तट बोलेंगे। तो गुजरात से जस्ट नीचे यहाँ पे गोवा देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे गोवा को क्या बोलेंगे, सह्याद्री का तट, सह्याद्री, हाँ, या कोंकण तट बोल लेंगे, या तो कोंकण तट बोल लेंगे, कोंकण तट, या तो सह्याद्री तट बोल लेंगे, ठीक है। आगे हम चलते हैं, देखते हैं बाबू, कर्नाटक के सामने को कन्नड़ या किनारी का तट, केरल के सामने को मालाबार का तट। तो देखो यहाँ पे जो है कर्नाटक देखने को मिलेगा, तो ये सब कन्नड़ या किनारी का तट, कन्नड़ या किनारी का तट को हम क्या बोलेंगे, कन्नड़ या किनारी का तट, हाँ।
ये तो इसको हम कर्नाटक के तट को बोल देंगे, और केरल के तट को क्या बोलेंगे, मालाबार का तट। मालाबार का तट, मालाबार का तट को हम केरल का तट बोलते हैं, ठीक है। और ये आता है तमिलनाडु का तट। तमिलनाडु के तट को हम क्या बोलेंगे, कोरोमंडल का तट बोलेंगे। कोरोमंडल का तट, कोरोमंडल का तट बोलते हैं। हाँ, और यहाँ पे देखेंगे उत्तरी सरकार का तट बोलते हैं, उत्तरी सरकार का तट। ठीक है, ये सब चीज़ें जो जानकारी थी उसे जानना जरूरी था। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट को कोरोमंडल तट बोलते हैं, तो मालूम है। कोरोमंडल तट पर लौटते मानसून से वर्षा होती है कावेरी और कृष्णा नदी के क्षेत्र में ना। तो जब मानसून लौटता है तब जाकर के तमिलनाडु में वर्षा होती है, और नहीं तो तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है। उसको कोरोमंडल का तट बोलेंगे। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र को हम कोरोमंडल तट में ला सकते हैं, कह सकते हैं उसको, ठीक है। अब आगे जो है उत्तरी सरकार का तट देख लिए थे, बता ही दिया। फिर उड़ीसा के तट को हम उत्कल तट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, उत्कल तट कहते हैं। अब आपका रेलवे है, रेलवे को 18 जोनों में डिवाइड किया गया है। इसमें रेलवे को हम कितने जोनों में डिवाइड किए हैं बाबू, 18 जोनों में डिवाइड किए हैं, ठीक है। डिवीजन कितने होते हैं, 68। जोन कितने, 18, और डिवीजन भाग कितने हैं, 68। कितने भाग है बाबू, 68 है। तो अब हम देखेंगे कि इसको यदि हम पहले पूरे इंडिया में देख लेते हैं तो सबसे जो क्या नॉर्थ में पड़ेगा तो दिल्ली पड़ेगा। क्या पड़ेगा, दिल्ली। दिल्ली में जो नॉर्थ जोन, रेलवे का जो नॉर्थ जोन है वो कहाँ देखने को मिलेगा बाबू, दिल्ली में मिलेगा। और नॉर्थ कहाँ देखने को मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा। और नॉर्थ मध्य रेलवे कोई पूछे तो प्रयागराज में देखने को मिलेगा ना। उत्तर मध्य रेलवे कोई पूछे तो कहाँ देखने को मिलेगा, उत्तर मध्य रेलवे का कोई मुख्यालय पूछे तो प्रयागराज में, और उत्तर रेलवे का मुख्यालय पूछे तो दिल्ली में है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाबू। उसके बाद में उत्तर पश्चिम रेलवे का कोई पूछे मुख्यालय कहाँ पे मिलेगा तो जयपुर में। उत्तर पश्चिम रेलवे ना, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे मिलेगा बाबू, जयपुर में से। उसके बाद में पश्चिम रेलवे का कोई मुख्यालय पूछे तो चर्च गेट में। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कोई पूछे तो कहाँ बताओगे बाबू, चर्च गेट में बताओगे। कहाँ बताओगे, चर्च गेट में। और उत्तर पश्चिम का कोई पूछे तो जयपुर में बताओगे। नॉर्थ का कोई पूछे तो दिल्ली में बताओगे, और उत्तर मध्य का कोई पूछे तो प्रयागराज में बताओगे। कहाँ बताओगे, प्रयागराज में बताओगे। आगे दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कोई पूछे तो चेन्नई है। दक्षिण रेलवे का कोई मुख्यालय पूछे चेन्नई है, और दक्षिण मध्य रेलवे का कोई मुख्यालय पूछे बाबू तो हैदराबाद में है, ठीक है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कोई पूछे बाबू तो क्या है, चेन्नई है। और दक्षिण मध्य रेलवे का कोई मुख्यालय पूछे तो आप क्या बताओगे, हैदराबाद बताओगे। क्या बताओगे बाबू, हैदराबाद बताओगे। और दक्षिण पश्चिम रेलवे का कोई मुख्यालय पूछे तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय क्या, हुबली है। क्या है बाबू, हुबली। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कोई पूछे, हुबली बोलते हैं उसको, हुबली। हाँ, उसको क्या बोलते हैं बाबू, हुबली बोलते हैं। अब आगे आता है पूर्वी रेलवे। पूर्वी रेलवे का कोई मुख्यालय पूछे तो कोलकाता। क्या है बाबू, कोलकाता मेट्रो। पूर्वी रेलवे का कोई मुख्यालय पूछे तो कोलकाता में। और पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कोई पूछे तो हाजीपुर में। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ हम बताएंगे तो कोलकाता में, ठीक है। लेकिन पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कोई पूछे तो हाजीपुर में होगा। कहाँ होगा बाबू, हाजीपुर में होगा। कहाँ पे होगा, हाजीपुर में होगा ना। आगे हम देखते हैं दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय, हाँ, दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय ये तुम्हें भी कोलकाता में ही मिलेगा। और दक्षिण मध्य पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ मिलेगा बाबू, वो बिलासपुर में मिलेगा, ठीक है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का भी मुख्यालय कहाँ मिलेगा, कोलकाता में। लेकिन दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे या दक्षिण मध्य पूर्वी रेलवे बोल सकते हो, बिलासपुर। दक्षिण मध्य पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ देखने को मिलेगा बाबू, बिलासपुर में मिलेगा। अब आगे आता है, आगे क्या आता है कि उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ मिलेगा, गोरखपुर में।
उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ का मिलेगा बाबू? गोरखपुर में। तो अब हमको कुछ दिक्कत नहीं है, हम ऐसे ऐसे सीधे हो गए। हमारे ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, दक्षिण, हाँ, इधर हमारा पश्चिम हो जाएगा, इधर हमारा पूर्व हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय हमें दिल्ली में देखने को मिलेगा, और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय तो उसी के रास्ते में प्रयागराज पड़ता है, प्रयागराज हो जाएगा। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में, और दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कोई पूछे तो हैदराबाद में पड़ जाएगा। और पश्चिम रेलवे का कोई मुख्यालय पूछे तो चर्च गेट, और पूर्वी रेलवे का कोई मुख्यालय पूछे तो कोलकाता मेट्रो हो जाएगा। ये सब चीज़ें अब क्या करना है हमको, इसमें भी डिवाइड करने हैं। क्या करने हैं हमको? इसमें भी डिवाइड करने हैं। तो हमारा देखेंगे कि उत्तर पूर्वी रेलवे पहले देखेंगे तो गोरखपुर में। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ देखने को मिलेगा बाबू? गोरखपुर में ना। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में, और पूर्वी रेलवे का मुख्यालय तो कोलकाता में है, लेकिन मध्य पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ मिलेगा बाबू? तो हाजीपुर में देखने को मिलेगा। मध्य पूर्वी रेलवे का मुख्यालय देखने का कहाँ मिलेगा? हाजीपुर में देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम आ जाएंगे दक्षिण पूर्वी रेलवे ना, क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ देखेंगे? कोलकाता में ही मिलेगा, लेकिन दक्षिण मध्य पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोई पूछे तो बिलासपुर में मिलेगा। ठीक है, दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोई पूछे तो क्या बोलेंगे? ये कोलकाता में ही है, लेकिन दक्षिण मध्य पूर्वी रेलवे का मुख्यालय पूछे तो कोई बिलासपुर में बताएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम पश्चिम की साइड में ना। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हमें जयपुर में देखने को मिलेगा, पहले ही बता दिए थे। और हमारा जो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय चर्च गेट में है, और मध्य पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे पड़ेगा बाबू? जबलपुर में। मध्य पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ देखने को मिलेगा बाबू? जबलपुर में देखने को मिलेगा। और दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कोई पूछे तो हुबली में पड़ता है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पड़ेगा बाबू? हुबली में पड़ेगा। अब दक्षिणी तटीय, पूर्वी तटीय और उत्तर पूर्वी सीमांत ना। तो दक्षिण तटीय में देखेंगे तो विशाखापट्टनम है। दक्षिण तटीय में क्या है? विशाखापट्टनम। पूर्वी तटीय में उड़ीसा, भुवनेश्वर, ये सब। और उत्तर पूर्वी सीमांत में मालेगांव, गुवाहाटी। समय रेखा पर स्थित राज्य 82.5 डिग्री पूर्वी रेखा पे कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो 82.5 डिग्री पूर्वी रेखा पे स्थित है, समय रेखा पे स्थित हैं? 5 राज्य हैं। कौन कौन से? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो देखेंगे यूपी तो है ही, यूपी तो समय रेखा पे है ही। एमपी भी है, एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है तो ये भी है। 3 तो ऐसे ही हो गए, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़। अब उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 2 ऐसे और राज्य हैं जो कि समय रेखा पे स्थित है 82.5 डिग्री पे। तो जब भी कभी दिमाग लगाना हो, क्वेश्चन इस पे आ गया कि जो समय रेखा पे 82.5 डिग्री पे स्थित राज्य कौन कौन से हैं, तो हमको सीधे सीधे याद रखना है। सबसे पहला यूपी है, यूपी के बाद एमपी आएगा, एमपी से अलग राज्य छत्तीसगढ़, और उड़ीसा भी है, उड़ीसा भी है, उड़ीसा के बाद में आंध्र प्रदेश भी है। ये हमको याद रहने चाहिए, ये हमको क्या होना चाहिए बाबू? याद होनी चाहिए। अब आगे हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि 1000 मीटर एक समतल क्षेत्र है, तो 1000 मीटर का, तो 1000 मीटर एक हम मान लो एक लाइन मान लेते हैं। तो 1000 मीटर के ऊपर का जो क्षेत्र मिलेगा वो पर्वत और पठार बनेगा। क्या बनेगा बाबू? पर्वत और पठार, जो कि 1000 मीटर से ऊंचा होता है। पर्वत भी ऊंचा होता है और पठार भी ऊंचा होता है ना। लेकिन पहाड़ी ले लो, मैदान ले लो, 1000 मीटर से नीचे ही रहता है। 1000 मीटर से लेवल से 1000 मीटर से नीचे रहेगा तो पहाड़ी बोलेंगे उसको हम, और मैदान बोलेंगे। यही 1000 मीटर से ऊपर चला गया तो पठार और पर्वत दोनों पापा से पठार और पर्वत कहते हैं। आगे हम देखेंगे तो इंडिया का मैप बना हुआ है। अब इंडिया के मैप में कौन कौन सा पठार कहाँ पाया जाता है, तो आपको पता है कि लद्दाख का पठार सबसे ऊंचा पठार है। लद्दाख का पठार ले, लद्दाख का जो पठार है ये सबसे ऊंचा पठार है। तो ये आपको लद्दाख में ही पाया जाएगा और बहुत ही ठंडा होता है। आगे देखते हैं हम, आ जाते हैं पश्चिमी घाट की ओर।
किधर आ जाते हैं बाबू, पश्चिमी घाट की ओर ना। तो उच्च भूमि का वाला देखेंगे पश्चिमी घाट की ओर क्या क्या है। तो जो कर्नाटका एरिया में है वो विदर्भ का पठार बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, विदर्भ का पठार बोलेंगे। और उसके नीचे आए विदर्भ के पठार के बाद में दूसरे नंबर पे पूर्वी एरिया में बस्तर आता है। क्या आता है बाबू, बस्तर आता है। क्या आता है, पूर्वी एरिया में बस्तर आएगा। तीसरे नंबर पर पूर्वी एरिया में तेलंगाना का पठार आएगा। ठीक है, चौथे नंबर पे क्या आएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो पहले नंबर पे हम विदर्भ का पठार देखेंगे जो कि पश्चिमी एरिया में पड़ता है। पूर्वी एरिया में जो बस्तर का पठार बोलेंगे। ठीक है, बस्तर के पठार के नीचे आएंगे जैसे ही पूर्वी एरिया में तेलंगाना का पड़ेगा। तेलंगाना के बाद किसका पड़ेगा बाबू, आंध्र प्रदेश का पड़ेगा। किसका पड़ेगा, आंध्र प्रदेश का पड़ेगा। और पाँचवें नंबर पे धारवाड़ का पठार होता है। पाँचवें नंबर पे किसका पठार देखने को मिलेगा, धारवाड़ का पठार। इधर नीचे जो है नर्मदा नदी के जैसे नीचे जो पठार बनते हैं तो 5 पड़ रहे हैं। कौन कौन, विदर्भ का पठार। ठीक है, विदर्भ के बाद बस्तर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, विदर्भ पश्चिम में पड़ जाएगा, बस्तर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ये सब जो है पूर्व में पड़ जाते हैं। और पश्चिम में ही धारवाड़ का पठार मिलेगा। 2 पठार पश्चिम में और बाकी 3 जो है किधर बन रहे हैं, ये पूर्व में बन रहे हैं। अब देखेंगे कि जो विंध्याचल का पठार है तो एक तो पहला बुंदेलखंड का पठार, उसके बाद में आता है विंध्याचल का पठार, विंध्याचल के बाद में बघेलखंड का पठार, बघेलखंड के बाद में छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड का पठार, फिर विंध्याचल का पठार, विंध्याचल के बाद बघेलखंड का पठार और बघेलखंड के बाद जो है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, किसका, तो मेघालय के पठार और छोटा नागपुर के पठार के बीच में एक दरार है जिसको मालदा दरार कहते हैं। मेघालय का पठार ले लो और छोटा नागपुर का पठार ले लो, उसके बीच में एक दरार है और क्या बोलते हैं बाबू, मालदा दरार है। और खनिज कोयला वगैरह ये सब पाया जाता है यहाँ पे। छोटा नागपुर के पठार में खनिज हो गया, कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, बस्तर के पठार को हम दंडकारण्य का पठार भी कह देते हैं। बस्तर का पठार पूर्व में पड़ता है और दूसरे नंबर का पठार है जिसे हम दंडकारण्य का पठार भी कह सकते हैं। बस्तर के पठार को हम क्या कह सकते हैं बाबू, दंडकारण्य का पठार भी कह सकते थे। हमको देखना है कि कितने पठार इंडिया में पाए जा रहे हैं। तो सबसे ऊपर देखेंगे एकदम इंडिया में सबसे ऊपर लद्दाख में, तो लद्दाख का पठार जो सबसे ऊंचा पठार देखा जाता है। उच्च भूमि में हम आएंगे तो हमें पहले बुंदेलखंड देखने को मिलेगा, बुंदेलखंड के बाद में विंध्याचल, विंध्याचल के बाद में बघेलखंड, बघेलखंड के बाद में छोटा नागपुर, छोटा नागपुर के बाद में तो हमारा जो है मेघालय का पठार। तो छोटा नागपुर और मेघालय के पठार के बीच में जो है एक पठार है और दरार है, मालदा दरार है। कौन सा दरार है बाबू, मालदा दरार है। छोटा नागपुर के पठार में जो है खनिज और कोयला अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। खनिज और कोयला जो है बाबू अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। बस्तर के पठार को हम दंडकारण्य का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, दंडकारण्य का पठार कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में दक्षिण में हम दक्षिण की ओर चले आएंगे तो इसमें 5 भागों में बांट दिया है। पहला विदर्भ का पठार जो कि पश्चिम की तरफ पड़ेगा, उसके बाद में पूरब की तरफ जो पठार बनेगा और कौन सा पठार पड़ेगा, बस्तर का पठार जिसे दंडकारण्य पठार कहते हैं, तेलंगाना का पठार बोलते हैं, आंध्र प्रदेश का पठार बोलते हैं। और उसके बाद में पश्चिम की तरफ जब नीचे आएंगे धारवाड़ का पठार बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, धारवाड़ का पठार बोलेंगे। ठीक है, अब भारत का दक्षिण का पठार जो होंगे, प्रायद्वीपीय पठार को दक्षिण का पठार बोलते हैं। इसको कितने भागों में बांटना था वो तो हम पहले ही बांट दिए। तो नीचे का पठार था या दक्कन के पठार और ऊपर जो है मध्य उच्च भूमि का पठार ना, 2 भागों में बांट दिए थे हम। नीचे के पठार को दक्कन के पठार, दक्कन के पठार को 5 भागों में बांट दिए थे और मध्य उच्च भूमि के पठार को हम बुंदेलखंड, विंध्याचल, बघेलखंड, छोटा नागपुर और मेघालय का पठार इसमें बांट देते हैं। तो कोई दिक्कत हमें नहीं होना चाहिए। आगे हम चलते हैं। सबसे बड़ा पठार जो है दक्कन का पठार है। सबसे बड़ा पठार किसका मिलेगा मेरे भाई, तो दक्कन का पठार मिलेगा क्योंकि इसमें 5 भागों में बढ़ गया दक्कन का पठार। कगार जो बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये बाउंड्री हुआ है पठार का। एक बाउंड्री क्या है बाबू, पूर्वी घाट है, एक बाउंड्री क्या है बाबू,
पश्चिमी घाट है। कोई दिक्कत? सबसे ज़्यादा कोयला कोई कहाँ पूछे कहाँ पे मिलेगा, तो कोयला कहाँ मिलेगा बाबू? छोटा नागपुर के पठार में। और छोटा नागपुर और मेघालय के पठार के बीच में मालदा दरार है। जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखा जाता है। सबसे ऊंचा पठार कोई पूछे भारत का, तो लद्दाख का पठार देखने को मिलेगा। कौन सा मिलेगा बाबू? लद्दाख का पठार। मालदा दरार छोटा नागपुर को मेघालय के पठार से अलग करता है। वही कहा गया ना, मालदा दरार जो है छोटा नागपुर को मेघालय के पठार से अलग करता है। अब वही है कि दर्रा क्या होता है, तो दो पहाड़ों के बीच में एक पतला रास्ता पाया जाता है। दो पहाड़ों के बीच में एक पतला रास्ता, जैसे दो पहाड़ है, एक पहाड़ इधर है एक पहाड़ इधर है, इसके बीचों बीच एक पतला रास्ता ऐसे चला गया हो, उसको हम क्या कहेंगे बाबू? दरार कहते हैं, दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? दर्रा कहते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा दर्रा पाया जाता है। तो बनिहाल, बुर्जिल, काराकोरम, जोजिला, चार दर्रा हैं। एक बनिहाल है, एक बनिहाल, दूसरा बुर्जिल, एक काराकोरम, एक जोजिला। ठीक है, तो बनिहाल, ठीक है, बुर्जिल, काराकोरम, जोजिला, चार। बनिहाल, बुर्जिल, काराकोरम, जोजिला, चार चीज़। बनिहाल ले लो, बुर्जिल ले लो, काराकोरम ले लो, जोजिला ले लो। बनिहाल ले लो, बुर्जिल ले लो, काराकोरम ले लो और जोजिला। बनिहाल नंबर 1 पे, ठीक है, बुर्जिल, काराकोरम, जोजिला, ये सब कहाँ पे मिलेंगे हमको? जम्मू कश्मीर मिलेंगे। ये दर्रा है। दर्रा जो है दो पहाड़ों के बीच का एक पतला रास्ता होता है। दर्रा क्या होता है बाबू? दो पहाड़ों के बीच का एक पतला रास्ता होता है। बनिहाल हो गया, ठीक है, बुर्जिल हो गया, जोजिला हो गया। बनिहाल, बुर्जिल, जोजिला और काराकोरम, ये दर्रा कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। अब आता है हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से पढ़ेंगे। तो एक तो हिरोशिमा, ये क्या होता है बाबू? देखेंगे रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, और उसके बाद में सिपकिला, ये सब हिमाचल प्रदेश में है। हिरोशिमा, रोहतांग, सिपकिला, बाड़ालाचला, ठीक है। तो अब याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो है रोहतांग ले लो, पहला रोहतांग ले लो, सिपकिला ले लो और बाड़ालाचला ले लो। क्या क्या देखेंगे? रोहतांग देख लेंगे, ठीक है, बाड़ालाचला देख लेंगे, ठीक है, सिपकिला देख लेंगे। ये सब कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में दर्रा पड़ता है। और उत्तराखंड में जो हम देखेंगे, उत्तराखंड में हम देखेंगे धर्मा, नीति, माना, हाँ, लिपुलेख, लिपुलेख भी उत्तराखंड में ही पाया जाता है। तो लिपुलेख उत्तराखंड में पाया जाएगा, धर्मा दर्रा भी पाया जाएगा, माना भी पाया जाएगा, नीति भी पाया जाएगा, ला भी पाया जाएगा। ये सब जो है उत्तराखंड में दर्रा पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला, दीफू और यांग्याप दर्रा पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या पाए जाएंगे बाबू? एक आपको बोमडीला देखने को मिलेगा, दूसरा दीफू देखने को मिलेगा और यांग्याप मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। और जो है आपका आता है मणिपुर में तुजू दर्रा देखने को मिलता है। कौन सा दर्रा मणिपुर में देखने को मिलेगा बाबू? एक तुजू दर्रा जो है मणिपुर में देखने को मिलेगा। हम थोड़ी सी बात करते हैं कि नदियों के आधार पर क्या करेंगे बाबू? नहीं, थोड़ा सा दर्रा और हमें और आगे देखना है कौन कौन सा दर्रा है। तो हमें पश्चिमी घाट के एरिया में जब आएंगे, भारत के पश्चिमी घाट के एरिया में जब आएंगे, तो पहले थाल घाट का दर्रा पड़ेगा। और थाल घाट का दर्रा में जो है बुरहानपुर, सतपुड़ा, ये सब मध्य प्रदेश, ये सब के पास थाल घाट का पड़ेगा। और थाल घाट के नीचे जब हम आएंगे तो ये महाराष्ट्र के थाल घाट और भोरघाट ये महाराष्ट्र की सीमा बनाता है। तो थाल घाट ऊपर है, उसके बाद में पहले थरिया लाओ तब भोजन खाओ ना। तो पहले थाल घाट, उसके बाद में क्या होता है बाबू? भोर घाट होता है। क्या होता है बाबू? भोर घाट होता है। और केरला में आएंगे तो पाल घाट मिलेगा, केरला में आएंगे ये तो पाल घाट मिलेगा। और उसके नीचे आएंगे तो हम क्या मिलेंगे? दक्षिण में सेनकोट मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू? दक्षिण में सेनकोट। तो हमको थाल घाट देखने को मिला और थाल घाट देखने को मिला, फिर भोर घाट देखने को मिला। तो महाराष्ट्र की सीमा बना रही है। और उसके बाद में नीचे आते हैं हम पाल घाट जो केरला में देखने को मिलता है। और नीचे आता है दक्षिण में तो हमको सेनकोट मिलता है। क्या मिलता है बाबू? हमको सेनकोट मिलता है। ये तिरुवनंतपुरम जो है मदुरै के आसपास जो है सेनकोट दर्रा आपको देखने को मिल जाएगा।
नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन करना है। तो नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन कर देंगे तो सिंधु नदी का हिमालय बोल देंगे, हाँ सिंधु हिमालय बोल देंगे, सतलज हिमालय बोल देंगे, कुमायूं हिमालय बोल देंगे। ऐसे ही ना बांटेंगे, सिंधु, सतलज, कुमायूं, ये सब हिमालय में हम बांट देते हैं। ठीक, तो बांट दिया, क्या दिक्कत क्या है। आगे हम देखेंगे, थोड़ा सा और देखना है हमको। नेपाल हिमालय, ठीक है, नेपाल हिमालय के बाद में जो है उसमें तिस्ता नदी रहती शायद ना, हाँ, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ग्रेन बाउंड्री हिमालय, तो ये सब देख लेंगे बाद में। थोड़ा सा आगे हम देखते हैं, हम जो है आगे हम देखेंगे थोड़ा पर्वत के बारे में। किसके बारे में जानना चाहते हैं बाबू? हम पर्वत के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, तो पर्वत के बारे में हमें क्या करना है, सबसे पहले ऊपर जाना है। ऊपर मतलब कि जम्मू कश्मीर एरिया में जाना है हमको, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में जाना है, ठीक है, बृहद हिमालय क्षेत्र में जाना है। तो वहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा? तो काराकोरम देखने को मिलेगा, लद्दाख देखने को मिलेगा, जस्कर मिलेगा, पीर पंजाल मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में हिमाचल मिलेगा, धौलाधार मिलेगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, फिर ये धौलाधार हिमाचल प्रदेश में पड़ जाएगा, और कुल्लू घाटी ये सब हिमाचल प्रदेश में पड़ जाएगा ना। बाकी जम्मू कश्मीर में क्या क्या पड़ेगा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है, 4 काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। एक तो काराकोरम होता है, दूसरा लद्दाख होता है, तीसरा जास्कर, चौथा पीर पंजाल। ये जम्मू कश्मीर मिल जाएगा। और हिमाचल प्रदेश में बाबू धौलाधार मिलता है। कुल्लू घाटी भी हिमाचल प्रदेश में ही देखने को मिलेगी। ठीक है, अब उसके बाद में शिवालिक हिमालय होते हैं। शिवालिक हिमालय, बृहद हिमालय के बाद आपको शिवालिक हिमालय देखने को मिलेगा। और उसके बाद में जब पूरब में आएंगे तो अरुणाचल हिमालय भी बोलते हैं हम। और अरुणाचल हिमालय में डाफला, अबीर, मिसमी, पटकोई, हाँ, फिर नागा, मिजो, ये सब हमको पर्वतीय पहाड़ियाँ मिलेंगी। डाफला मिलेगी, अबीर, मिसमी, पटकोई। डाफला एक होता है, अबीर होता है, मिसमी होता है, पटकोई होता है, नागा होता है, मिजो, सब पहाड़ियाँ मिलती हैं। उसके बाद में और नीचे हम आएंगे तो गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में मिलेंगी। गारो हो जाएगी, खासी हो जाएगी, और जयंतिया सब मेघालय में देखने को मिलेगा। अगर बिहार में जो राजमहल की पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी, रामगढ़ जो है झारखंड के एरिया में मिलेगा। और विंध्याचल पर्वत जो है 90% कहाँ पे मिलेगा? विंध्याचल पर्वत जो है तो बिहार में 90% और मध्य प्रदेश में थोड़ा सा। ठीक है, तो विंध्याचल जो पर्वत बिहार में 90% बिहार में है, मध्य प्रदेश में थोड़ा सा है, और थोड़ा सा ओबरा उत्तर प्रदेश में है, रॉबर्ट्सगंज एरिया में। ठीक है, ओबरा उत्तर प्रदेश और रॉबर्ट्सगंज एरिया में, मतलब कि आप पूछे कि विंध्याचल पर्वत कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। एक बिहार ले लो, मध्य प्रदेश थोड़ा सा देखने को मिलेगा, और उसके बाद में यूपी में कहाँ पे? रॉबर्ट्सगंज, ओबरा एरिया में देखने को मिलेगा। और आगे हम देखेंगे राजस्थान में एक अरावली पर्वत है, बहुत पुराना पर्वत है, बहुत पुराना, टूट फूट गया है। इसके धूल कण उड़ करके जो है दिल्ली जैसे क्षेत्र में आ रहे हैं, जो पॉल्यूशन का कारण बन रहा है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। यहीं पे लूनी और बनास नदी बहती है। लूनी और बनास नदी बहती है कहाँ पे? ये तुम्हारा राजस्थान एरिया में बहती है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कोई पूछे तो गुरु शिखर या माउंट आबू है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कोई पूछे बाबू तो गुरु शिखर या तो माउंट आबू है। हाँ, और इसका हिस्से मतलब कि अरावली का जो एक हिस्सा दिल्ली के रायसीना पे है। अरावली का एक हिस्सा कहाँ पे बाबू? दिल्ली के रायसीना में है, और रायसीना में ही राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। भारत का जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है कहाँ पे बाबू? दिल्ली के रायसीना में ही अरावली का एक हिस्सा है। ये अरावली के क्या है बाबू? हिस्सा है। धूपगढ़ जो है ये सतपुड़ा पर्वत हो गया, अजंता हो गया, मैकाले हो गया, सतपुड़ा, अजंता, ये सब। तो सतपुड़ा का जो चोटी होगा धूपगढ़, सतपुड़ा की जो चोटी होगी कौन सी? धूपगढ़ की चोटी होगी। अजंता की गुफाएं हैं, मैकाल पर्वत है। तो मैकाल पर्वत की ऊंची चोटी क्या है? अमरकंटक है। क्या है बाबू? मैकाल पर्वत की ऊंची चोटी क्या देखने को मिलेगी? अमरकंटक। पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी कोई पूछे? अनाईमुड़ी है। क्या है? अनाईमुड़ी। पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी कोई पूछे
या तो कोई पूछे कि दक्षिण प्रायद्वीप की भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो अनाई मुड़ी ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दक्षिण में, तो अन्नामलाई नीलगिरी है। नहीं, अन्नामलाई, ठीक है, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है और नीलगिरी की ऊंची चोटी क्या है, डोडा बेट्टा है। सॉरी, नीलगिरी की जो ऊंची चोटी क्या मिलेगा बाबू, आपको डोडा बेट्टा मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू, डोडा बेट्टा मिलेगा नीलगिरी की। और अन्नामलाई का अनाईमुड़ी पहाड़ी, ठीक है, अनाईमुड़ी ऊंची चोटी है ये। हाँ, आगे हम इसमें इसके बारे में, पर्वत के बारे में भी हो गया। अब परमाणु ऊर्जा के स्रोत के बारे में थोड़ा सा हमको देखना है, परमाणु ऊर्जा का स्रोत क्या होता है ना। तो परमाणु ऊर्जा में ईंधन होता है। परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए भाई बिना ईंधन के तो परमाणु ऊर्जा बनाओगे नहीं। बिना ईंधन के परमाणु ऊर्जा बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते। तो इसमें यूरेनियम रहेगा तभी तो आपका परमाणु ऊर्जा बनेगा। सुरक्षा के लिए कंक्रीट लगाया जाता है। परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए सुरक्षा के लिए आपको क्या लगाया जाएगा बाबू, कंक्रीट लगाया जाएगा। नियंत्रक क्या के लिए, कैडमियम या बोरान की छड़ होती है। परमाणु ऊर्जा के नियंत्रक के लिए, उसको नियंत्रक रखने के लिए कैडमियम या बोरान की छड़ लगाई जाती है, सोचो, उसको नियंत्रण करने के लिए। और सुरक्षा के लिए कंक्रीट लगाया जाएगा। ठीक है, 1986 में चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना यूक्रेन में हुआ था। अभी जो परमाणु दुर्घटना हुआ था 1986 में चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी। कहाँ पे हुई थी बाबू, यूक्रेन में हुई थी। कहाँ हुई थी बाबू, यूक्रेन में हुई थी। शीतलक का काम होता है द्रवित सोडियम। शीतलक का काम क्या होता है बाबू, द्रवित सोडियम होता है। ठीक है, जब परमाणु ऊर्जा बनाने लगेंगे शीतलक का काम कौन करेगा, द्रवित सोडियम। सोडियम द्रवित मतलब द्रव के रूप में होगा। मंदक का काम स्पीड को कम करने के लिए, और ग्रेफाइट प्लस पाइल का बना होता है मंदक। मंदक का काम क्या होता है, स्पीड को कम करने के लिए होता है। क्योंकि मंदक नाम ही है तो समझ लो स्पीड को कम करेगा। ये किसका बना होगा, ग्रेफाइट और प्लस पाइल, दो चीज़ का मिल करके बना होता है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ पे है बाबू, तारापुर। और तारापुर कहाँ पड़ता है बाबू, महाराष्ट्र में पड़ता है। 1972 में अमेरिका के सहयोग से ये परमाणु रिएक्टर लगाया गया था। 1972 में अमेरिका ने सहयोग दिया तो परमाणु रिएक्टर तारापुर में लगाया गया, जो कि पहला परमाणु रिएक्टर था। सहयोग किसका था बाबू, अमेरिका का। 1972 से ही सहयोग कर दिया अमेरिका ने, सोचो। परमाणु रिएक्टर में विखंडन क्रिया होती है। परमाणु रिएक्टर की बात होगी तो कौन सी क्रिया होगी, विखंडन की। परमाणु रिएक्टर में कौन सी क्रिया होती है बाबू, एक विखंडन की क्रिया होती है। और नरौरा कोई पूछे परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, जहाँ पे बुलंदशहर में डीएम साहिबा थी। आगे हम देखेंगे रावत भाटा राजस्थान, ठीक है, कोटा में देखने को मिलेगा। काकरपारा कहाँ देखने को मिलेगा, वो गुजरात में देखने को मिलेगा। कैगा कहाँ देखने को मिलेगा, कर्नाटक में। और तमिलनाडु राज्य में कुडानकुलम और कलपक्कम, ठीक है, कलपक्कम चेन्नई में है। तो तमिलनाडु राज्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कुडानकुलम है और कलपक्कम है। तो देखेंगे कि कामिनी छोटा और कामिनी जो है एक छोटा रिएक्टर है। कामिनी कौन सा है, एक छोटा सा रिएक्टर है। इंदिरा गांधी रिएक्टर भी यहीं पे मिलेगा आपको। तो कलपक्कम को ही हम इंदिरा गांधी रिएक्टर बोल सकते हैं। कलपक्कम को ही हम इंदिरा गांधी रिएक्टर बोल सकते हैं। ये तमिलनाडु राज्य में, हरियाणा के गोरखपुर में मनमोहन सिंह ने घोषणा किया था। तो हरियाणा का एक गोरखपुर क्षेत्र है, मनमोहन सिंह ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की घोषणा किया था। तो अब हम देखेंगे कि थोड़ा सा चलो लेक्चर बंद करते हैं अभी। और देखो दोस्तों, आपसे यही गुजारिश है हमारी कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। जितने लोगों के पास भेजेंगे उतने लोगों को फ़ायदा होगा और ज्ञान मिलेगा। हमारा जो क्लासेस है वो किसी भी विद्यार्थियों तक जाने की क्षमता है। कोई भी विद्यार्थी जो किताब लेके बैठे ना बैठे, ध्यान से सुने तो पर भी सारी चीज़ें जान सकता है। और ये एक रिवीजन का क्षेत्र है आर के लिए और UPPCS के लिए, ठीक है। तो आप जो है लगे रहिए, लगातार क्लास देखते रहिए, और जिससे कि आप तक आराम से हमारी कक्षाएं उपलब्ध हो सके। और थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक।